दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे आपने ख्याल किया होगा, पिछले करीब 20 दिन से दुनिया में एक भारी तबाही वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में मची हुई है। 7 अक्टूबर को हमास नाम के संगठन ने, जो पैलेस्टीनियन के बीच में एक उग्रवादी संगठन है, उसने इजराइल पर हमला किया और इसमें करीब 1300 लोगों की मृत्यु हुई। खैर, जैसे युद्ध में होता है, बहुत दुखद घटना, और इसमें कई सभी मारे जाने वाले बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, बेगुनाह लोग मारे गए। अब ये 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल ने चारों तरफ से हमास के जो उसके अड्डे हैं, उसके नाम पर बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे खास तौर से गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में, पैलेस्टाइन के ज़्यादा क्षेत्रों में अपने आक्रमण को बढ़ा दिया है, जिसके चलते करीब 7,000 लोग और मारे गए। अब इस घटना के बहुत सारे पहलू हमें आज देखने की ज़रूरत है। पहले तो ये हमास ने ये जो घटना की, जो आक्रमण किया, बहुत अमानवीय है और इसकी पूरी-पूरी निंदक, इस तरीके की पूरी-पूरी निंदा की जानी चाहिए। पर जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, हमास कोई वैक्यूम से नहीं आया। इसके बनने के कारणों को हमें समझना पड़ेगा। इजराइल यहूदियों का रवैया क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा, और तब हम समझ पाएंगे कि आज वेस्ट एशिया में पैलेस्टीनियन लोगों पर भयंकर अत्याचार, जो पिछले 50-60 साल से चल रहा है, उसमें कितनी तीव्रता आई है और कितनी भयावह स्थिति पैलेस्टीनियंस के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब पहले तो ये बात बता दूं कि इजराइल का डंका पूरी दुनिया में बजता है कि एक बहुत शक्तिशाली देश है। इसका इंटेलिजेंस, खुफिया विभाग बहुत मजबूत है, और उसकी तारीफ करते हुए हमारे देश के लोग भी उसको फॉलो करते हैं, उसके स्पाईवेयर को भी खरीदते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। हमास के इस हमले ने सिद्ध कर दिया कि इजराइल का ये जो है, ये केवल मेरे ख्याल से एक गुब्बारा है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हमास ने जब ज़मीन से, हवा से, पानी, तीनों जगह से हमला किया, तो इजराइल को पता क्यों नहीं था? इजराइल का इंटेलिजेंस इतना मजबूत है, उसको क्यों नहीं पता चला? यहाँ से एक सवाल है। अब दूसरा, ये हमास कैसे खड़ा हुआ, क्यों ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और ये इसका थोड़ा हम इतिहास में जानना चाहेंगे। पहले तो देखेंगे कि हमास जो संगठन है, ये पैलेस्टीनियन के बीच में बना। उसके पहले भी इसका प्रतिरोध की घटनाएं हुई थी। पर मुख्य बात यह है कि पैलेस्टाइन, जहाँ ये संगठन है, पैलेस्टीनियन लोगों के बीच में से जो संगठन निकला, उन पैलेस्टीनियन लोगों पर किस प्रकार से लगातार यहूदियों का दबाव इजराइल के माध्यम से है। या मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि सभी यहूदी इजराइल की नीतियों का समर्थन नहीं करते। और तो और, अभी जो हमास ने हमला किया, इसके बाद एक संगठन ने वहाँ सर्वे कराया, और उस सर्वे में, जो सर्वे का कराने वाले संगठन संगठन ने का नाम था डायलॉग सेंटर। डायलॉग सेंटर ने एक सर्वे कराया, और उसमें 86% यहूदियों ने इस पूरे घटना के लिए इजराइल को, यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहूदियों के नाम पे इजराइल राज्य करता है, जबकि बहुत सारे यहूदी इसकी नीतियों से सहमत नहीं है। अब तो हम हमारे थोड़ा इतिहास में जाते हैं। यहूदी, ये धर्म कैसे आया? तो मुख्य रूप से यहूदी धर्म जो है, इसकी शुरुआत वेस्ट एशिया में हुई। और ये ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ। इसके जो प्रॉफिट्स हैं, अब्राहम और मोसेस, ये अब्राहम के नाम पे ही वहाँ और भी धर्म बाद में आए, जिसमें क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म भी है। तो अब्राहम के नाम पर जो धर्म आए, उन्हें अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। अब ये जो यहूदी धर्म आया, ये यहूदी धर्म के लोग यूरोप में बिखरे हुए थे, और यूरोप में जब क्रिश्चियन धर्म ज़्यादा मजबूत हुआ, तो यहूदियों के खिलाफ एक प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से जंग छेड़ी। यहूदियों को
ये जो जंग थी, यहूदियों पे जो आक्रमण था और जिसके कारण यहूदियों को बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत सहना पड़ा, इसको एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। एंटी सेमिटिज्म क्यों? क्योंकि ये जो यहूदी थे, ये एक किताब को मानने वाले, एक मसीहा को मानने वाले, एक प्रकार के तरीके से लोग थे, उनको सेमाइट कहा जाता है। और इसके खिलाफ बहुत सारे क्रिश्चियन देशों में, रशिया में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, बहुत सारे यूरोपीय देशों में इन पर अत्याचार हुए। अत्याचार का कारण क्या था? इन यहूदियों के खिलाफ एक प्रकार से पूर्वाग्रह, बायस इन देशों में है। और पूर्वाग्रह का आधार क्या है? पूर्वाग्रह का आधार ये है कि ये जो यहूदी सेमाइट्स हैं, इन्हीं ने जीसस क्राइस्ट की हत्या की, क्योंकि जीसस क्राइस्ट यहूदी परिवार से ही आए थे और जो उनकी हत्या में शामिल थे, उसमें यहूदियों पर पूरा आरोप है। एक दूसरा, कई देशों में यहूदियों ने सफलता से व्यापार खड़ा किया और उसके चलते इनके खिलाफ ईर्ष्या भी हुई और कई यूरोपीय देशों में इनके खिलाफ एक पूरा आक्रमण हुआ। उसके कारण इनको विस्थापित भी होना पड़ा। और ये बात सच है कि यहूदियों को बहुत यातना दी गई क्रिश्चियंस के हाथों से। खैर, ये यातना देने के कारण ही इनके बीच में भी एक भावना आई और वो भावना को 1897 में थियोडोर हर्ल्स नाम के एक व्यक्ति ने किताब लिखी, द जूइश स्टेट। और उसके आधार पे स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग की गई यहूदियों की और उन्होंने कहा कि हम यहूदी एक राष्ट्र तो है, पर हमारे पास जमीन नहीं है, तो हम यहूदियों को एक राष्ट्र के लिए जमीन चाहिए। और वो जमीन कौन सी है? वो जमीन पैलेस्टाइन है, क्योंकि वहां कोई लोग नहीं है। अब तो लैंड फॉर ए नेशन इन द लैंडलेस एरिया, ऐसा उन्होंने एक स्लोगन किया। और ये शुरुआत से ही पैलेस्टीनियंस के खिलाफ था, क्योंकि पैलेस्टीनियंस को बिना लोगों का राष्ट्र कहना गलत था, क्योंकि पैलेस्टीन वहाँ रहते थे, लाखों की संख्या में रहते थे। और ये कहना कि पैलेस्टीन एरिया खाली है जहाँ यहूदी जाके बसेंगे, क्योंकि कुछ ओल्ड टेस्टामेंट में, पुरानी किताबों में उल्लेख है कि वहाँ यहूदियों का वो राष्ट्र था, तो इसकी कोई सच्चाई नहीं है। ये यहूदी तो जगह जगह बिखरे हुए थे, पर एक आधार पे उन्होंने पैलेस्टाइन को आइडेंटिफाई किया, इसको अपने चिन्हित किया और यहाँ उन्होंने एक जूइश नेशनल फंड खड़ा किया। तो पहले देखिए ये कितने अनैतिक आधार पे ये बात की गई, क्योंकि पैलेस्टीन को उन्होंने अपना जमीन बताई, जो सच्चाई नहीं थी। पैलेस्टीन में जो पैलेस्टीनियंस रहते थे, उसमें करीब 86% मुसलमान, 10% ईसाई, 4% यहूदी ये रहते थे। उनका एक अलग, वो वहाँ सदियों से रह रहे थे। और यहाँ 1897 के बाद यहूदियों में एक बात आई कि वो हमारी जमीन है। अब ये एक इलॉजिकल, अतार्किक बात को उन्होंने लेकर जूइश नेशनल फंड बनाया और दुनिया भर के यहूदियों को कहा कि ये हमारा देश बनेगा, सब लोग यहाँ आओ। तो कई यहूदी, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ यहूदियों ने तो इसका उस समय भी विरोध किया, पर कई यहूदी इस देश में आए और यहाँ बसने लग गए। और यहाँ ये एक इसको जायोनिस्ट कहते हैं, यानी ये पूरे यहूदियों को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहूदियों के अंदर एक तबका है जो इस प्रकार की आक्रामक विचारधारा को लेकर चलता है। और ये जायनिस्ट लोगों ने नियम बनाया कि हम पैलेस्टाइन में जाएंगे, जमीनें खरीदेंगे, वहाँ रहेंगे। और जूश नेशनल फंड के आधार पे यहूदी जब आना चालू किए तो उन्होंने कुछ शर्तें लगाई। शर्तें ये लगाई कि आपको ये ज़मीन मिल रही है, तो आप इस ज़मीन को वापस पैलेस्टीनियंस को नहीं बेच सकते। नंबर 2, आप इस ज़मीन को पैलेस्टीनियंस को किराए पे भी नहीं दे सकते। यानी उनका इरादा क्लियर था कि वो यहाँ संख्या में बढ़ते जाएंगे और अरब पैलेस्टीनियंस को दुय्यम दर्जे पे ढकेलते जाएंगे। अब उस समय पैलेस्टाइन ओटोमन एम्पायर का भाग था। ओटोमन एम्पायर के भाग के बाद, प्रथम महायुद्ध के बाद, लीग ऑफ नेशंस ने इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, जो उस समय की एक महाशक्ति थी और जिसके अपने एजेंडे काफ़ी
नकारात्मक रहे हैं, उसको इसका मैंडेट दिया गया, अधिकार दिया गया, राज्य नहीं दिया गया। पर ब्रिटेन ने अपने मैंडेट का दुरुपयोग करते हुए एक डॉक्ट्रिन बनाई और उस डॉक्ट्रिन के आधार पे ये कहा कि पैलेस्टाइन में यहूदी राष्ट्र बनेगा। और ये जो उन्होंने डॉक्ट्रिन बनाई, ये डॉक्ट्रिन को महान यहूदी लेखकों ने इसका विरोध किया और ये विरोध उन्होंने कहा कि जो डॉक्ट्रिन इन्होंने बनाई है 1917 में ब्रिटिश ने ज़ायोनिस्ट के कहने के आधार पे, ये डॉक्ट्रिन एक गलत डॉक्ट्रिन है। दुनिया में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि बाहर के लोग आकर एक क्षेत्र में बसेंगे, स्थानीय लोगों पर दबाव डालेंगे और खुद का राष्ट्र बनाएंगे। खैर 1917 में ये हुआ, यहूदियों को एक प्रकार से सैंक्शन मिल गया कि वो यहाँ अपना राष्ट्र बनाएंगे और ये इंग्लैंड की चालाकी थी। अब इसके बाद द्वितीय महायुद्ध के पहले जब हिटलर जर्मनी में राज्य कर रहा था, तो हिटलर ने पूरी आक्रामकता से यहूदियों पे अत्याचार किए, इसके बारे में कोई शक नहीं है। यहूदियों पर जो एंटीसेमिटिज्म चल रहा था हिटलर का फाशीवाद था, उसने इन पे अत्याचार किए। 60 लाख लोगों को तो गैस चैम्बर में मार दिया और बाकी लोग विस्थापित हो गए, उनमें भी लाखों की संख्या में थे। इनमें से अब मजे की बात यह है कि जब यहूदियों पे अत्याचार चल रहा था, तो पाश्चात्य देशों ने इनको अपने देश में शरण देने के बदले इनको कहा कि आप पैलेस्टाइन में जाइए। और पैलेस्टाइन में ये आए। यहाँ इनका वेस्टर्न कंट्रीज के, पाश्चात्य देशों के दोहरे मापदंड को देखिए। तो ये यहाँ आने लग गए, इनकी संख्या बढ़ने लग गई। तो 1948 में यूनाइटेड नेशंस में इंग्लैंड ने इजराइल को मान्यता दिलवाई, एक नया राष्ट्र बन गया। और ये मान्यता जब दिलवाई, तब भी एक बहुत अन्याय के आधार पे ये मान्यता दी गई। यह अन्याय क्या था? उस समय यहूदी पैलेस्टाइन में 30% थे, उनके पास 60% जमीन थी। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस में इंग्लैंड ने प्रस्ताव पास कराया और पाश्चात्य देश उसके साथ थे, उसमें यहूदियों को 55% जमीन दी गई। और जो स्थानीय लोग थे पैलेस्टीनियंस, उनके पास तो जमीन 90% के करीब थी, उनकी जमीन को कम करके 45% कर दिया। अब इसके कारण स्थानीय लोगों में असंतोष और 1948 के बाद एक युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ? अमेरिका और ब्रिटेन, इनके कुछ और इरादे थे। इनका इरादा ये था कि अरब देशों के बीच में, अरब देशों में जहाँ तेल के खदान है, वहाँ हम अपना एक पिछलग्गू देश बनाएंगे। इसके कारण उन्होंने इसराइल को पूरी पूरी मदद की। और 1948 के बाद जो युद्ध हुआ, उसमें करीब 14 लाख पैलेस्टीनियंस को, जो उनका क्षेत्र था, उससे बाहर निकाला गया, वो रिफ्यूजी बन गए। वो और आज इसी इसराइल की लगातार एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज के कारण करीब 15 लाख यहूदी रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। और ये जो 14 लाख रिफ्यूजी बाहर निकले थे, यहीं से प्रतिरोध का आंदोलन, पैलेस्टीनियन प्रतिरोध का आंदोलन चालू हुआ। और उसमें लैला खलील नाम की एक लड़की, उसका नाम काफ़ी मशहूर है, उसने जो संगठन बनाया, उसने एक गुस्से के कारण, एक अपने अधिकारों को प्राप्त करने की लालसा के कारण, एक प्रतिरोध की आवाज़ के कारण, उसने ओलंपिक खेलों में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या भी करवाई। उसमें भी वो शामिल थी, लैला खलील। खैर इसके बाद इजराइल लगातार, उसका दूसरा युद्ध हुआ 1967 में, इजराइल ने अपने क्षेत्र को और बढ़ा लिया। और जो इजराइल को 55% जमीन यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शन की थी, आज वो पैलेस्टीन की करीब 90% जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 15 लाख पैलेस्टीनियंस बेघर बार हो गए। इसी में से दूसरे एक बड़े नाम आते हैं रेजिस्टेंस प्रक्रिया में से, उनका नाम है यासर अराफत। यासर अराफत के साथ ओस्लो अकॉर्ड करने की कोशिश की गई और वो ओस्लो अकॉर्ड भी पैलेस्टीनियंस के खिलाफ था, और जिसके कारण पैलेस्टीनियंस में असंतोष और भी बढ़ गया। अब लुब्बुलुआब ये है कि इजराइल अपनी आक्रामक नीतियों के कारण पैलेस्टीनियंस को, वहाँ के स्थानीय लोगों को, उन पर बहुत दबाव डाल रहा है, उनको उसमें रिफ्यूजी कैंप में बना रखा है। और अभी इस युद्ध के बहाने इजराइल ने फिर से अपने क्षेत्र को बढ़ाकर
गाजा पट्टी को उसने इतने सालों से जेल के रूप में बना रखा है, वेस्ट बैंक पर अभी कब्जा कर रहा है। और इसी के चलते जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा हमास कोई हवा में से नहीं निकला, क्योंकि पैलेस्टीन के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। उस पे इस प्रकार के हमास नाम के संगठन विकसित होते हैं और आगे चलते हैं। अब इसमें आज देखिए क्या हो रहा है। आज कुछ चीजें भारत की बातें बताऊं तो भारत में एक तरफ तो महात्मा गांधी ने 1938 में ही कहा, नवजीवन में उन्होंने अपने लेख में कहा कि पैलेस्टीनियन लोगों का उतना ही है जितना इंग्लैंड इंग्लिश का है, फ्रांस फ्रेंच का। यानी उन्होंने शुरू से ही एक यहूदी राज्य की कल्पना को खारिज कर दिया। इसके बाद एक क्लिप आज भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी एक भाषण में कह रहे हैं कि इजरायलियों को पैलेस्टीन की जमीन खाली करना चाहिए। भारत की नीति अभी तक पैलेस्टाइन को समर्थन करने की रही है और भारत की विदेश नीति ने शुरू से ही पैलेस्टीनियंस का पूरा साथ दिया, पर बाद में चलकर वास्तविक हकीकत को देखते हुए इसको इसराइल को मान्यता दी गई, इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए और जब से मोदी सरकार आई है इसने इसराइल को बहुत बड़ी मान्यता दी, बार बार वहाँ आते जाते रहे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का दूसरा भी बता दूं कि मेरे ख्याल से 2003 में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने पैलेस्टाइन के प्रधानमंत्री को बुलाया और एक नया एजेंडा के साथ उनको साझा किया और वो था वॉर अगेंस्ट टेरर। वॉर अगेंस्ट टेरर ये एक अप्रत्यक्ष शब्द है मुसलमानों के खिलाफ हमला करने की बात का, और वॉर एंड टेरर में दोनों ने हाथ मिलाया, इस बात पर उन्होंने समझौता किया। अब ये उस समय की बात है। अब आज भारत क्या कर रहा है? अभी तक तो हम पैलेस्टाइन के साथ थे, अभी जिस प्रकार से हमास ने हमला किया 9 घंटे के बाद उसके जवाब में तुरंत इसराइल ने भी अपना हमला चालू कर दिया। 9 घंटे के अंदर भारत ने इसराइल का पूरा साथ देने की बात की। पाश्चात्य देश अमेरिका ब्रिटेन तो इसके साथ है ही, उन्होंने भी तुरंत इसको समर्थन देने की बात की। आश्चर्य की बात है कि जो भारत अभी तक पैलेस्टीन के साथ मजबूती से खड़ा था उसने तुरंत इसराइल को इस प्रकार का समर्थन कर दिया। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि अभी यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव लाया गया था शायद कल या परसों, कि यहाँ युद्ध विराम के लिए समर्थन किया जाए। भारत ने युद्ध विराम के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, उससे एब्सटेन किया। ये कितने दुख की बात है। और इससे भी बड़े दुख की बात है कि यहाँ जो हिंदुत्व की राजनीति वाले लोग हैं वो पता नहीं क्यों, या उसका कारण भी स्पष्ट है। हिंदुत्व की राजनीति के पहले नेता सावरकर ने लिखा था कि अगर पैलेस्टाइन में यहूदी राष्ट्र बन जाता है तो वो एक अच्छी बात होगी। गोलवलकर ने 1939 में यही बात की कि पैलेस्टाइन में यहूदी राष्ट्र बनना चाहिए। अब आज अगर आप देखें तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे हिंदुत्व समर्थक कितने मजेदार बातें कह रहे हैं। एक चैनल ने तो कहा ये जो यहूदी है ना ये हमारे यादव हैं। दूसरे किसी एक संत महात्मा हैं जो धर्म संसद करते हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई ये यहूदियों के खिलाफ, यहूदियों को पूरी मदद करना चाहिए, हम लोग तो वहाँ उनके साथ जाकर लड़ने को भी तैयार। वेरी गुड, उनका साथ देने को तैयार। और पूरे व्हाट्सएप पे इसका इसराइल का पूरा समर्थन किया जा रहा है, पैलेस्टाइन का विरोध किया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? एक तरफ तो हिंदुत्व की राजनीति वाले हिटलर का समर्थन करते थे जिसने यहूदियों पे इतने अत्याचार किए। अब दूसरी तरफ वो यहूदियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, इसराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुख्य रूप से इस प्रकार की राजनीति फाशीवादी तरीकों का समर्थन करती है। इसराइल में भी फाशीवादी तरीके का अपनाए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसराइल यहूदियों का जो निशाना है वो मुसलमानों के खिलाफ है, और यहाँ की हिंदुत्व की राजनीति भी मुसलमानों के खिलाफ चलकर अपने आप को मजबूत करती है। ये दो कारणों से आज व्हाट्सएप में पूरा पूरा इसराइल का समर्थन किया जा रहा है, जिसने गलत नीति को के कारण ये वो उनकी
एक प्रधानमंत्री वोल्डोमेयर ने तो यह कहा, टू नेशन की बात आई कि भाई इजराइल बन जाए और पैलेस्टीनियन बन जाए, पैलेस्टीन बन जाए, तो इजराइल ने पैलेस्टीन को स्वीकार नहीं किया। गोल्डा मेयर जो उनके प्रधानमंत्री थी, उसने तो कहा ये पैलेस्टीनियन क्या होते हैं। तो खैर आज हम एक बहुत बड़े संकट में हैं, खास तौर से पैलेस्टीनियन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मानवीय संकट इजराइल ने खड़ा कर दिया है और पुरानी बातों का उदाहरण लेकर वो इस क्षेत्र पर पूरा पूरा कब्जा करके पैलेस्टीनियंस को वहाँ आतंकित कर रहा है, पैलेस्टीनियंस के अधिकारों का पूरा पूरा हनन कर रहा है। ये वक्त है सबसे पहले युद्ध विराम के लिए पूरा पूरा समर्थन किया जाए। दूसरी बात, जो 1948 में कम से कम बात हुई थी टू नेशंस की, एक तरफ इजराइल एक तरफ यहूदी, उसको लेकर चलना चाहिए ताकि पैलेस्टीनियंस को अपना हक मिल सके। और अब जो यहूदी वहाँ आकर बस गए हैं उसका कोई उपाय नहीं है, वो अपनी सीमा में रहें और उस सीमा को उल्लंघन करके वो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ आतंक न करें, ये हमारी उम्मीद है। उम्मीद यही होना चाहिए शांति प्रस्थापित हो और इस छोटे से क्षेत्र में अमेरिका और ब्रिटेन इनकी नीतियों के कारण यहूदियों को एक बहुत बड़ी शह मिली है, उन्हें बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिला है, जिसके चलते उन्होंने उस क्षेत्र में अमेरिका और ब्रिटेन इनकी नीतियों का समर्थन करने के लिए, तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए अपना एक कार्यक्रम जारी किया हुआ है। तो आज पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ा रहने की पूरी ज़रूरत है, युद्ध का विरोध करने की पूरी ज़रूरत है और टू नेशन की दोनों एक दूसरे को स्वीकार करें। इजराइल वो ज़मीन खाली कर दे जो उसने 1948 के बाद से हथियाई है और जो रिफ्यूजीज हैं उनको पूरा मानवीय ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मानवीय अधिकार मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इस प्रकार का हस्तक्षेप करके आज दुर्भाग्यवश यूनाइटेड नेशंस के पास ज़्यादा पावर नहीं है, पर होना ये चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस पूरे तरह से सामने आए और वेस्ट एशिया में पैलेस्टीनियंस को उनके हक दिलाए और इसराइल को उसकी सीमा में रहने के लिए कंडीशंस का, परिस्थितियों का निर्माण करें। यही एक शांति का रास्ता होगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।